गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने ग्राउंड सेट टर्म कैसे डिटरमिन करते हैं, पहले टर्म सिंबल्स निकाले थे P2 एंड D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए और फिर उनमें से जो है हमने ग्राउंड सेट कैलकुलेट किए थे। ओके, अब आज जो है हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ होल फॉर्मेशन। अब देखो होल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे क्या है। अगर आपके पास जो है कोई भी सबशेल है, अगर वो मोर देन हाफ फिल्ड होती है, जैसे अगर मैं P की बात करूँ, P में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और आपके पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है P4 है, P4 1 2 3 एंड 4, इसको हम कहेंगे मोर देन हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होगी 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद जितने भी आ रहे हैं 4 है 5 है, इसको हम बोलते हैं मोर देन हाफ फील्ड। कि अगर आपके पास कोई सबशेल जो है मोर देन हाफ फील्ड है तो उस केस में जो है हम उसमें जो है टर्म्स को जो है ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखना है, वो किस चीज़ का, कि इस केस में क्या है, हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की जगह जो है नंबर ऑफ़ होल्स काउंट करते हैं। होल्स का मतलब वैकेंसी। अब इसमें देखो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 होल आ सकते हैं ना, मीन्स इसमें क्या है 2 होल्स हैं। होल्स भी बोल सकते हो या फिर वैकेंसीज भी बोल सकते हो। ऑक्सीजन एटम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यही होती है 1s2 2s2 2p4, मीन्स इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन को, कि इसके अंदर जो है 2 होल्स प्रेजेंट है। और इसके लिए जो हमें टर्म ड्राइव करनी है वो हम सेम करेंगे जैसे हम P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए करते थे। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, इस केस में क्या था, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे 1 एंड 2, और इस केस में क्या है टोटल 2 होल्स प्रेजेंट है। तो हम इसमें मोर देन हाफ फिल वाली सबशेल में ये काउंट ना करके कि 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हम इसको इस वे में लेंगे कि यहाँ पे जो है आपके पास 2 होल्स प्रेजेंट है। और फिर जो उसके लिए टर्म्स ड्राइव होंगी वो क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी जैसे हमने P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए की थी। P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास 3 टर्म्स होती हैं, 1s 1d एंड 3p, ये 3 टर्म्स ड्राइव की थी। सिमिलर वे में अब जो P4 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 होल्स प्रेजेंट है, सेम यही तीनों टर्म्स होंगी 1s 1d एंड 3p। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अब हमने जो है जब हम तीनों टर्म्स ड्राइव कर ली, फिर देखा था कि इनमें से कौन सी स्टेट जो है ग्राउंड स्टेट होगी लोअर एनर्जी की, कौन सी सेकंड और कौन सी थर्ड। तो हमने जो है वहाँ पे हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास S एंड L वैल्यू जो है सेम होती है, उस केस में हम क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट J वैल्यू देखते हैं। स्मॉलेस्ट J वैल्यू को देखते हैं कब, अगर स्मॉलेस्ट J वैल्यू जो होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल अगर आपके पास क्या है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लेस देन हाफ फील्ड है। यही था हर्ट्ज रूल। और लार्जेस्ट J वैल्यू मोर स्टेबल होगी अगर आपके पास सबशेल जो होगी वो मोर देन हाफ फील्ड होगी। थर्ड रूल यही था ना। तो इस केस में हम ऑक्सीजन वाले केस में देखिए, यहाँ पे जो सबशेल है वो मोर देन हाफ फील्ड है ना, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम J वैल्यू होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। 3p जो है टर्म, आगे इसमें ट्रिपलेट डीजेनरेट होगी, तो इसमें 3 टर्म्स होंगे आपके पास, 3p2 3p1 3p0, हाईएस्ट J वैल्यू इस केस में है। तो ये वाली जो स्टेट होगी वो स्टेट जो है, अगर मैं बात करूँ 3p2 स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल होगी, 3p2 3p1 एंड 3p0। ओके, तो आपके पास जो है एनर्जी का जो ऑर्डर है, बस वो ऑर्डर जो है इस केस में चेंज हो जाएगा कि अगर सबशेल हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो स्मॉलेस्ट J वैल्यू स्टेबल होती है। अब अगर यहाँ पे जो P4 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मोर देन हाफ फील्ड है ना, तो जो हायर मैक्सिमम J वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। क्लियर। तो आपको जो है जनरल बस ये याद रखना है, सेम इसी तरीके से चलेंगे। जो आपको टर्म्स फाइंड आउट करनी है Pn एंड P6 - n अरेंजमेंट के लिए सिमिलर टर्म्स होंगी, ऐसे ही Dn और D10 - n के लिए जो है अरेंजमेंट्स आइडेंटिकल होगी। सपोज करो Pn, n की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो गया P2, और 6 - 2 4, P2 एंड P4 आइडेंटिकल टर्म्स। ये देखो P2 एंड P4 आइडेंटिकल टर्म्स। तो आपको बस जो है जनरल ये याद रखना है Pn और P6 - n, और एक ये Dn एंड D10 - n। ओके, अब इसमें जो है एक आगे आती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। हमें जो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो है वो कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो जैसे अलग अलग अरेंजमेंट, अब ऑर्बिटल्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होने के साथ साथ क्या होता है, उन सबकी जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे।
जैसे हमने P2 के लिए ड्रॉ किए थे, टोटल 15 अरेंजमेंट जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में क्या है, सिर्फ जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिफरेंट है, और उसकी वजह से क्या है, उन अरेंजमेंट्स में जो है स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस होता है। तो उन स्टेट्स को हम बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स। ओके, माइक्रो स्टेट्स क्या होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a set of orbital has slightly different energy, और इन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोस्टेट। अब आपको जो है यहाँ पे ये देखना है कि हम माइक्रोस्टेट्स को जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन जो है यहाँ पे ये इक्वल होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और जो आर है आपके पास वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सपोज करो P2 कॉन्फ़िगरेशन है, P के केस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, ट्वाइस करना है 3 2 6, मतलब कि n की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो आप P2 के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, 6 फैक्टोरियल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो सोल्व करना आता है ना सभी को, 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 3 2 एंड 1। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, टोटल आपके पास जो है 15। और देखो हमने 15 P2 के केस में टोटल 15 अरेंजमेंट से ड्रॉ की थी। तो इस तरीके से जो है कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगे वो हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमने D2 के लिए की थी, देखो D2 के लिए भी कैसे करेंगे, एन आर, टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ट्वाइस करना है तो 10 फैक्टोरियल, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, 10 9 8 फैक्टोरियल, 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल आ गया आपके पास 45। और D2 के केस में जो है 45 ही अरेंजमेंट पॉसिबल थी ना। तो इस वे में जो है हम कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं उनको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है ये भी क्वेश्चन छोटा सा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। आपको ये किसी के लिए भी गिवन हो सकता है। वैसे जो हमने टर्म सिंबल ड्राइव किया वो P2 एंड D2 दो के लिए करे हैं, बट माइक्रो स्टेट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप P3 आए चाहे P4 आए, किसी के लिए भी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। यहाँ पे जो है अभी तक हमने बेसिक टर्म सिंबल्स पढ़े, मेनली जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ने। अब देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो प्रमोट होता है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में, तो वहाँ पे जो है उसका स्पेक्ट्रा राइज होता है। और इन्हीं ट्रांजिशंस को कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करके लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी में स्टेट में शिफ्ट हो रहा है, इन्हीं ट्रांजिशंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ओके। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है चेंज हो जाएगा। इसीलिए इनको हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशंस भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशंस वन एंड द सेम थिंग, मीन्स कि प्रोसेस विच कॉजेज रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और वो कैसे होगा, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस की सब्सटेंस जो है लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट होगी, लोअर एनर्जी स्टेट से जो है हायर एनर्जी स्टेट में जो है वो चेंज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट रेडिएशंस। और इन ट्रांजिशंस को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन। बट जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूँ, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम जो है काफ़ी शॉर्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद ही वो क्या करेगा, वापस जो है रिटर्न होगा ग्राउंड स्टेट में, बिकॉज ग्राउंड स्टेट जो होती है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। और जब वो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होता है तो री एमिशन होगा लाइट का, मीन्स जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी लाइट रेडिएशंस को, वो री एमिट करेगा उनको। और ये जो ट्रांजिशंस है किस तरीके से होंगी कि आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट और जो हायर एनर्जी स्टेट है, इन दोनों स्टेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो मैच करना चाहिए लाइट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के साथ। कि अगर आप इतनी एनर्जी डिफरेंस की जो लाइट रेडिएशंस है वो सब्सटेंस के ऊपर फॉल कराओगे, तभी जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट में जो है प्रमोट होगा। और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है सारी की सारी जो है किसको कॉज करेंगे, एब्जॉर्प्शन बैंड को। मतलब कि जितने नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगी उतने ही आपके पास क्या है एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो है वो ऑब्जर्व होंगे वहाँ पे।
कि एब्जॉर्प्शन बैंड है कितने ऑब्जर्व होंगे, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। कितनी नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व होंगे वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं काफ़ी हाई एनर्जी की होंगी, और इन हाई एनर्जी ट्रांजिशंस के साथ ना कुछ आपके पास लोअर एनर्जी की ट्रांजिशंस भी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो होगी हाई एनर्जी की, साथ में जो है लोअर एनर्जी की वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस होती हैं। आपके पास हायर एनर्जी की जो ट्रांजिशन होगी उनको तो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इन्हीं के साथ लोअर एनर्जी की जो ट्रांजिशंस होंगी दैट इज़ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन। अब ये जो वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल से इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते एब्जॉर्प्शन बैंड्स को। बस ये क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन पीक आ रही है डी ट्रांजिशंस की, उसको जो है ब्रॉड कर देगी, और जो बैंड की इसकी विड्थ होती है वो नियर अबाउट 1000 to 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, कि हम जो है उन्हें जो लो एनर्जी ये हैं ट्रांजिशंस इनको अलग से खुद से सेपरेट नहीं कर सकते, रिजोल्व नहीं कर सकते। हाँ बस ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उनकी जो है ब्रॉडनिंग हो जाएगी उन पीक्स की इन लो एनर्जी ट्रांजिशंस की वजह से। अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जितनी भी हैं वो सारी की सारी स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व हो। मीन्स कि अगर आपके पास 5 ट्रांजिशंस है तो 5 की 5 ही जो है स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होंगी। कि अगर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट जो है अगर जो पर्टिकुलर कंडीशंस है रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको सेटिस्फाई करेगी, वही ट्रांजिशन जो है ऑब्जर्व होगी। अगर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट उन करेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो वो ट्रांजिशन जो है ऑब्जर्व नहीं होगी। तो जो ट्रांजिशन ऑब्जर्व होती है उनको हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशंस, लेकिन जो ट्रांजिशंस ऑब्जर्व नहीं होंगी दीज आर नोन एज फॉरबिडन ट्रांजिशंस। काफ़ी लो इंटेंसिटी की होंगी फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है, कि आपके पास जितने भी टोटल हैं ट्रांजिशन वो सभी स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व नहीं होंगी। उनमें से कुछ एक ट्रांजिशन जिसमें लोअर एंड एनर्जी वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट जो है वो अगर उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है तो वो ऑब्जर्व हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे अलाउड ट्रांजिशंस। और जो ट्रांजिशन सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं और वो ऑब्जर्व नहीं होंगी उनको हम बोलेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अब वो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो रिक्वायर्ड है सेटिस्फाई होने के लिए, उनको हम बोल देते हैं सिलेक्शन रूल। मतलब कि सिलेक्शन रूल की इस रूल को जो सेटिस्फाई करेगी वो ट्रांजिशन हो जाएगी अलाउड, और जो नहीं करेगी वो हो जाएगी आपके पास फॉरबिडन ट्रांजिशन। कि जो लाइट रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करना है वो भी किसी पर्टिकुलर रूल की हेल्प से होगा और उसको हम बोल देते हैं सिलेक्शन रूल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन by a species follows certain rule known as selection rule। उन रूल्स को हम बोल देते हैं सिलेक्शन रूल्स। जैसे फर्स्ट रूल जो है आपके पास वो है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल। अब स्पिन सिलेक्शन रूल की अकॉर्डिंग क्या है कि जो ट्रांजिशन है लो एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल वो होगी, उसमें क्या होनी चाहिए कि जो ट्रांजिशन हो वो सेम मल्टीप्लिसिटी की में हो। कि अगर आपके पास जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है अगर उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो ट्रांजिशन जो होगी आपके पास अलाउड होगी, ठीक है। और अगर लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में होने में वो सेम नहीं होती तो मतलब कि वो ट्रांजिशन कौन सी हो जाएगी, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं 2s + 1 वैल्यू, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो s वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है ना। और s यहाँ पे किसके ऊपर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में जाने में चेंज होंगे तो वो जो ट्रांजिशन होगी उसको हम बोल देंगे स्पिन और मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन।
लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने में जो आपके पास स्पिन है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स डेल्टा एस, इसकी स्पिन मान लो सपोज S1, इसकी होगी S2, तो डेल्टा एस क्या होगा S2 माइनस S1, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है फर्स्ट रूल के लिए। डेल्टा एस, इफ डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 तो उस ट्रांजिशन को हम कहेंगे स्पिन और मल्टीप्लिसिटी अलाउड ट्रांजिशन। स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। अगर डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस ट्रांजिशन को बोलेंगे स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। क्लियर? देखो जैसे D2 कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल हमने D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो टर्म्स निकाल ली थी 3f एंड 3p, ये दो टर्म टोटल 5 है, ये दोनों टर्म थी ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, डेल्टा एस की वैल्यू सेम आएगी, तो ये जो ट्रांजिशन होगी सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 3, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है आपके पास स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी। ओके, तो फर्स्ट जो स्पिन सिलेक्शन रूल है वो क्या है कि अगर आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ रही है तो वो जो ट्रांजिशन होगी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी। इफ डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो जो ट्रांजिशन होगी उसे बोलेंगे स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। सेकेंड रूल जो है लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रांजिशन जिसमें सब्सिडियरी क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, मतलब कि डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें था इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसमें है डेल्टा एल नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम बोल देंगे लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन। ओके, और अगर ट्रांजिशन ऐसी जिसमें ये इन्वॉल्व है चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स डेल्टा एल इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी आपके पास फॉरबिडन। बस आपको ये ध्यान रखना है, इफ मॉलिक्यूल हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस कंडीशन को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। डेल्टा एल नॉट इक्वल टू 0 लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन, डेल्टा एल इक्वल टू 0 लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। और अगर मॉलिक्यूल में क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा वो ट्रांजिशन जो है लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाएगी। ओके, अब इस वाले केस में क्या है जो लेपोर्ट रूल है इसमें कुछ रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन कैसे? दो तरह की रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन ऑफ सिलेक्शन रूल। फर्स्ट वन क्या है, अगर ट्रांजिशन मेटल है उसमें जो है डजंट हैव परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, डजंट हैव परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, मीन्स कि उस मॉलिक्यूल में क्या है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो है इट डजंट हैव पर्टिकुलर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, कि उसमें क्या है कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन है। डिस्टोर्शन होने की वजह से क्या होगा, ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री वाली कंडीशन है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या है मिक्सिंग हो जाती है डी एंड पी ऑर्बिटल की। सेंटर ऑफ सिमेट्री ना होने की वजह से मिक्सिंग हो जाएगी डी एंड पी ऑर्बिटल की, जिसकी वजह से क्या होगा जो ट्रांजिशन है अब वो प्योर डी डी ट्रांजिशन ना रह के उसमें जो है कुछ एक मिक्सिंग हो गई आपकी पी ऑर्बिटल की भी, तो इस वजह से वो ट्रांजिशन क्या है वो अलाउड हो जाएगी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो काफ़ी वीक होगी इंटेंसिटी। क्लियर? फर्स्ट रूल समझ में आया। फर्स्ट रिलैक्सेशन रूल क्या है कि उस लेपोर्ट रूल में जो है थोड़ी सी रिलैक्सेशन है वो ये कि अगर जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल आयन है वो कम्प्लीटली परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना हो, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना होने की वजह से क्या होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ डी एंड पी की मिक्सिंग हो जाएगी और अब वो जो ट्रांजिशन है वो प्योर डी डी ट्रांजिशन नहीं रहेगी और वो ट्रांजिशन हो जाएगी काफ़ी वीक इंटेंसिटी की ट्रांजिशन होगी। अब जैसे हम बात करें ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3,5Cl, इसको हम कहेंगे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है ना, बिकॉज एक लिगेंड डिफरेंट हो गया, जैसे सपोज करो ये होता कोबाल्ट H2O6,
इसमें सारे के सारे लिगेंड सेम लगे हुए हैं, तो ये क्या है, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल है। तो इस केस में नहीं होगा, बट इस केस में क्या है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होने के ना होने की वजह से कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, पी और डी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाएगी, और यहाँ पे जो है काफ़ी वीक इंटेंसिटी की जो है ट्रांजिशन वो ऑब्जर्व हो जाएगी। ऐसे ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी क्या होता है, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, और ना सेंटर ऑफ सिमेट्री के एब्सेंट होने से क्या होगा, यहाँ पे जो है इंटेंस ट्रांजिशन जो है ऑब्जर्व होएंगी। इंटेंस का मतलब कि उन ट्रांजिशंस का जो है कलर काफ़ी डीप होगा, और अगर हम कह रहे हैं कि वीक ट्रांजिशन मतलब कि काफ़ी लाइट पेल कलर में जो है वो ऑब्जर्व होंगे। ओके, और जो सेकेंड सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन है सिलेक्शन रूल में, वो ये कि अगर कॉम्प्लेक्स जो है आपके पास परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल है, जैसे यही था कि इफ़ द कॉम्प्लेक्स हैज़ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, उस केस में भी जो है एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। कैन ऑल्सो एग्जिबिट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उसका रीज़न क्या है, अब ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल। फर्स्ट क्या थी कि मॉलिक्यूल जो है वो अगर डजंट परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल की, अगर मॉलिक्यूल जो है वो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल नहीं है, तो उस केस में क्या कुछ एक मिक्सिंग हो जाएगी पी एंड डी ऑर्बिटल की, और वहाँ पे जो है ट्रांजिशन वीक इंटेंसिटी की ट्रांजिशन हो जाएगी। सेकंड है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल भी होता है। अब देखो क्या है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो बॉन्ड्स होती हैं वो रिजिड नहीं होती, बॉन्ड्स रिजिड नहीं है, दैट मीन्स कि उसमें जो है कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होंगी, और वाइब्रेशंस होने की वजह से क्या है, कुछ टाइम के लिए उसकी जो सिमेट्री है वो सिमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें सारा टाइम में वाइब्रेशन हो रही है, तो किसी पर्टिकुलरली इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बात करूँ कि उसमें जो है लिगेंड किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होंगे, वो जो उनका सेंट्रोसिमेट्रिक इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे बाहर आ जाएंगे। अब देखो कोई चीज़ है बिल्कुल रिजिड है, अपनी फिक्स पोजीशन पे है, यहाँ पे मेटल है, इसके सराउंडिंग्स में लिगेंड लगे हुए हैं, बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे है, तो कोई भी चेंज नहीं है, सेंट्रोसिमेट्रिक आपके पास बिहेवियर है 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल में जो है वाइब्रेशन है, कॉन्टिन्यूसली रिजिड स्ट्रक्चर ना होने की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही है। वाइब्रेशंस का मतलब क्या कि जो लिगेंड्स लगे हुए अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इनका जो सेंट्रोसिमेट्रिक बिहेवियर है, इससे जो है ये सेंट्रोसिमेट्रिक पोजीशन से जो है कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल की जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें जो है कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन आ जाएगा, और फिर से डिस्टोर्शन होने की वजह से क्या होगा, डी एंड पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाएगी, और आपके पास जो है लो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रा जो है ऑब्जर्व हो जाएगा। और ये वाली जो ट्रांजिशंस हैं इनको हम वाइब्रोनिकली अलाउड ट्रांजिशंस भी बोल देते हैं, वाइब्रोनिकली अलाउड ट्रांजिशन, बिकॉज ये वाइब्रेशंस की वजह से ट्रांजिशंस ऑब्जर्व हो रही है, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं वाइब्रोनिक कपलिंग। कई बार क्वेश्चन ये याद आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रोनिक कपलिंग। तो वाइब्रोनिक कपलिंग यहाँ पे क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस हो रही हैं तो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, वो अपनी सेंट्रोसिमेट्री पोजीशन से बाहर आ जाएगा, और उसकी जो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है वो डिस्टोर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे डी और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है, और आपके पास जो है लो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रा जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगा उस केस में। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, मैंगनीज H2O6 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें लेपोर्ट और स्पिन दोनों तरीके से फॉरबिडन है, ना तो लेपोर्ट के अकॉर्डिंग और ना ही स्पिन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पेल पिंक कलर का है। वो किस वजह से, ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग, कि इस मॉलिक्यूल में क्या है, वेरी वीक लो इंटेंसिटी की ट्रांजिशन ऑब्जर्व होती है, जिसकी वजह से इसका जो है पेल पिंक कलर है, और वो वीक ट्रांजिशन कौन सी है, इट इज़ ड्यू टू द वाइब्रोनिक कपलिंग। ओके, तो जो ये लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशंस जो होंगी काफ़ी इंटेंस भी होंगी, और ये वेरी करेगी वीक इंटेंसिटी से लेके वेरी वेरी वीक इंटेंसिटी तक। अगर आपके पास मॉलिक्यूल नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक है तो वहाँ पे वीक इंटेंसिटी की हो जाएगी, और अगर मॉलिक्यूल जो है सेंट्रोसिमेट्रिक है तो उस केस में जो है ये बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाएंगी, बट जितनी ज़्यादा वीक है मतलब कि वहाँ पर जो है आपको पेल कलर जो है शो होगा। ओके, समझ में आई। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपके पास दो उसके लिए रूल्स हैं, और जो लेपोर्ट रूल है उसमें कुछ एक रिलैक्सेशन भी है, दो तरीके से उसकी रिलैक्सेशन है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ ड्यूसेल सॉन्डर स्टेट
इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड की जो ये स्टेट्स हैं ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड में किस तरीके से स्प्लिट होती है वो हम यहाँ पे जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिकल होने की वजह से इनके ऊपर जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन है वो सेम ओरिएंटेशन है इस तरीके से, तो इनके ऊपर जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है वो इक्वली तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स के ऊपर इक्वली इफेक्ट पड़ेगा, तो तीनों की जो एनर्जी है वो सेम लेवल से इंक्रीज होगी और इस केस में भी क्या कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल ही हो गया, कोई ऑक्टाहेड्रल फील्ड का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। इस वाले केस में डायरेक्शनल तो है बट इनके ऊपर जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है वो इक्वली पड़ रहा है ड्यू टू द सेम टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, तो इस केस में भी क्या कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन थर्ड जो पढ़ते हैं हम डी ऑर्बिटल्स, आपने ये तो पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे। नीचे आपके पास आएंगे 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिनको बोलते हैं T2G, और ऊपर आते हैं 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल जिनको हम बोलते हैं EG। T2G लेवल जो है ये ट्रिपली डीजेनरेट है और ये जो है 4 DQ नीचे होते हैं बिलो द बेरी सेंटर। सिमिलर वे में EG ऑर्बिटल डबली जनरेट और ये जो है 6 DQ अबव होते हैं बेरी सेंटर से। बेरी सेंटर क्या होता है, ये जो सेंटर में से डॉटेड लाइन पास होती है इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। T2G लेवल जो है 4 DQ बिलो होंगे बेरी सेंटर से, EG ऑर्बिटल जो है वो 6 DQ अबव होंगे बेरी सेंटर से। ओके, सपोज करो जैसे हम D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म जो होती है वो 2D स्टेट है, तो इस केस में क्या है कि T2G और EG लेवल जो है, ये T2G लेवल ये EG लेवल, इसमें जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सिमिलर वे में अगर हम आगे बात करें F ऑर्बिटल्स की, F ऑर्बिटल जो है टोटल आपके पास 7 होते हैं और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो है ये 3 पार्ट में जो है ब्रेक हो जाते हैं। ये आपके पास F ऑर्बिटल है, ये बेरी सेंटर चला जाएगा यहाँ से, इस तरीके से T1G, T2G एंड A2G। जो T1G वाला है ये 6 DQ बिलो है बेरी सेंटर से, T2G 2 DQ अबव द बेरी सेंटर एंड इट इज़ 12 DQ अबव द बेरी सेंटर। अब इस केस में क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म जो होती है वो इसकी होती है 3F और ये जो है स्प्लिट होगी ट्रिपली डीजेनरेट T1G स्टेट में और ट्रिपली डीजेनरेट T2G स्टेट में और सिंगली बस एक ही है सिंगल A2G स्टेट में। ओके, ये वाली सिंगल A2G स्टेट क्लियर। तो आपको जो है S और P के केस में क्या है कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। D वाले केस में 2 पार्ट में स्प्लिट होते हैं, ट्रिपली डीजेनरेट एंड डबली डीजेनरेट, और F वाले केस में टोटल 3 पार्ट में स्प्लिट होगी। सबसे पहले ट्रिपली डीजेनरेट, फिर से ट्रिपली डीजेनरेट और उसके बाद एक सिंगल A2G स्टेट आएगी। ओके, अब ये जो स्प्लिट हो रही है स्टेट एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग, इनको जो है हम मलिकन सिंबल्स भी बोल देते हैं, मलिकन सिंबल्स। इन सिंबल्स को जो है हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करने के लिए SPDF स्टेट से। अब देखो जैसे कि मैं बात करूँ L वैल्यू की बात करूँ S स्टेट के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0, 2L + 1 वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करेंगे, 2 × 0 + 1 कितनी हो जाएगी 2L + वैल्यू 1, मतलब कि ये जो स्टेट होगी ये आपके पास क्या होगी सिंगली डीजेनरेट होगी और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A के साथ। ऐसे ही अगली जो टर्म होती है P होती है, P के लिए L = 1, इसमें पुट करोगे 2 × 1 + 1 3, इसके लिए 3 आ जाएगी वैल्यू, मतलब कि ये क्या होगी स्टेट, इसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे और इसको कह सकते हो कि ये क्या होगी ट्रिपली डीजेनरेट होगी, T से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलर वे में नेक्स्ट स्टेट D के लिए L = 2, 2 × 2 2 4 + 1 5, ये जो है इसमें 5 कंपोनेंट्स टोटल जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो 5 कंपोनेंट्स टोटल आ रहे हैं ये किस तरीके से होंगे, एक तो होगा ट्रिपली डीजेनरेट और एक होगा डबली डीजेनरेट। डबली डीजेनरेट को E से लिखेंगे, ट्रिपली डीजेनरेट को T से लिखेंगे। इसको ऐसे जैसे हम जीरेड और अनजीरेड यूज़ करते हैं सिमेट्री के लिए, ऐसे 1 और 2 यूज़ करते हैं, आगे जाके आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ोगे इसको। सिमिलर वे में SPDF, F के लिए L = 3, मतलब कि 7 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इसमें सिंगली डीजेनरेट A स्टेट होती है,
ट्रिपली डी इज अंडर T1 कॉम्पोनेंट, ट्रिपली डी इज अंडर T2 कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स लिख रही हूँ मैं, इन सिंबल्स को हम बोलते हैं मलिकन सिंबल्स। ये आपकी टर्म है SPDF और इनके लिए जो मलिकन सिंबल्स आए हुए वो ये है। इन सिंबल्स को भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए अगर लिखना हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे SPDF ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें और टेट्राहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो इसको लिख देंगे A1G, टेट्राहेड्रल में नॉर्मल A1। इसमें T1G, यहाँ पे नॉर्मल T1, यहाँ पे EG प्लस T2G, यहाँ पे E प्लस T2। ऐसे ये A2G प्लस T1G प्लस T2G और इस केस में A2 प्लस T1 प्लस T2। तो ये जो है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए मलिकन सिंबल्स हो जाएंगे। डिफरेंस सिर्फ आपके पास कितना होगा कि यहाँ पे जो है, जो हम ये G वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो हम G वर्ड लिख देंगे, और टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता तो वहाँ पे जो है ये वर्ड नहीं लिखेंगे। ओके, क्लियर? इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।